तो स्टूडेंट हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास कर रहे थे जिसमें हमने 14 क्लास ऑलरेडी ले ली है। ये 15वीं क्लास है। ये आने वाली सारी एग्ज़ाम्स जैसे एनएचएम, सीएचओ, आरआरबी, ग्रुप 5 और जितनी भी अभी एग्ज़ाम्स आ रही है उन सभी में ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Which reflex is typically present at birth but disappear by 4 to 6 months of age? Options are option A Babinsky reflex, option B Grasp reflex, option C Moro reflex, option D routine reflex. तो क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स है जो बर्थ के टाइम तो प्रेजेंट होता है लेकिन 4 to 6 मंथ में ख़त्म हो जाता है। तो कौन सा रिफ्लेक्स है? ऑप्शन सी मोरो रिफ्लेक्स। ओके, मोरो रिफ्लेक्स क्या है चलिए देख लेते हैं रैशनल थोड़ा सा। द रिफ्लेक्स इज देयर डिस्ट्रैक्ट अ पार्ट वेयर द बेबी spread out their arms, pull their arms back through their chest, and um, starts crying. Moro reflex is also known as Strehling reflex. Is a normal reflex in newborn that occur when the state to feel like they are feeling. ओके, मोरो रिफ्लेक्स है क्या? ये बर्थ के समय प्रेजेंट होता है। आपने छोटे बच्चों को छू के देखा होगा कि जब भी यदि कोई अननोन चीज़ उनको छू लो या कुछ भी कर लो तो एकदम या फिर वो लोग डर जाते हैं तो झटके से आर्म को बैक साइड करते हैं और एकदम से क्राइंग करने लगते हैं। उसी को मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the most common type of malnutrition in the children? चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का माल न्यूट्रिशन कौन सा है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए मरासमस, ऑप्शन बी क्वाशियोकर, ऑप्शन सी ओबेसिटी, ऑप्शन डी एनीमिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मरासमस। आप देख लीजिए इसमें थोड़े से की पॉइंट दिए हुए हैं। Marasmus क्या है? Marasmus is a severe form the undernutrition that occur when the body doesn't get calories, protein, carbohydrate, and fats function. It also known as the protein calories malnutrition is a simple starvation. ओके, क्या है? बॉडी में जब बच्चे की बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रॉपर फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फंक्शन नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है। दैट इज़ कॉल्ड मरासमस। उसको क्या बोलेंगे? मरासमस बोलेंगे। अब किन किन वजह से हो सकता है बताइए कॉजेज ऑफ मरासमस? तो इसमें क्या क्या होगा? विजिबल लॉस ऑफ मसल्स एंड फैट मेकिंग द बॉडी लुक एमिशिएटेड। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा? सर्टेन ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट आई, स्किन, ईयर, नोज एंड थ्रोट आर प्रॉब्लम्स। अदर कॉजेज ऑफ मरासमस इंक्लूड इन्फेक्शन, डिसीज कॉज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड अदर प्रोटोजोआस। क्या होगा? मरासमस के कारण क्या क्या हो सकता है? विजिबिलिटी लॉस होगी, जैसे कि बच्चे में मसल्स नहीं दिखेंगी, बहुत दुबला पतला सा दिखेगा, बोन्स दिखने लगेगी, एकदम से बोन सामने से एकदम फील होने लगेगी आपको। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखें ना, एक दो सुकड़ा सा बच्चा दिख रहा है, इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद में क्या होगा? उसकी ग्रोथ रुक जाएगी बच्चे की। और क्या होगा? आई, स्किन, ईयर, नोज, थ्रोट में प्रॉब्लम होना चालू होगी। अपने अपने टाइप की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे आईज में विजन इम्पेयरबिलिटी, स्किन में स्किन इंटेग्रिटी होगी, ईयर में प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, नोज़ में प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। ओके, अदर कॉजेज़ क्या है? कोई भी इन्फेक्शन, यदि हमारे अंदर ही थोड़ी सी भी कहते हैं भी एनीमिया हो जाए या कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो सोचिए हमको इन्फेक्शन लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे ही इनको भी कोई भी इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट कोई भी हो बहुत जल्दी फैलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हम इसमें क्या है
इसमें पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू द सीलियक डिसीज एंड पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम। मरासमस की वजह से क्या होगा, सीलियक डिसीज भी होगी और पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम भी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पुअर एब्जॉर्प्शन होगा। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, हम ब्लड टेस्ट करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे, ठीक है, ये कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस है। और उसके बाद में क्या करेंगे, इसको प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे। ओके, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए है। नेक्स्ट, यदि कोई इन्फेक्शन लगा है तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी चलेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट, एट वॉट एज शुड बी फर्स्ट डोज ऑफ MMR वैक्सीन इज टू बी गिवन। वैक्सीन को लेकर के कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। सो हम एक बार पूरा टेबल भी आपको रिवाइज करेंगे, लेकिन अलग अलग वैक्सीन के बारे में ज़रूर आपको बताया जाएगा। वैक्सीन आप पूरा वैक्सीनेशन का जितना भी है, इसके प्रोग्राम से लेकर के इसके वैक्सीनेशन के डोजेस तक और कौन कौन सी वैक्सीन कब कब दी जाती है, ये सारे आपको एक बार रिवाइज करना है। कोई भी एग्ज़ाम हो ये ज़रूर पूछेगा। चलिए, ऑप्शन आर 2 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 12 to 15 मंथ, ऑप्शन डी 34 मंथ। राइट आंसर इज 12 to 15 मंथ। अब वैक्सीन MMR वैक्सीन दी किस लिए जाती है, अब MMR वैक्सीन इज द प्रोटेक्ट अगेंस्ट 3 वायरल डिसीज। क्या है, MMR वैक्सीन 3 वायरल डिसीज से प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। पहली कौन सी है, मम्स, दूसरी कौन सी है, मीजल्स, तीसरी कौन सी है, रूबेला। मीजल्स, मम्स, रूबेला, 3 वैक्सीन MMR। ओके, मीजल्स में क्या होगा, कॉजेज द वेस एंड हाई फीवर रहेगा मीजल्स में। मम्स में क्या होगा, कॉज फीवर एंड स्लो ग्रेट अंडर ईयर एंड जॉ। ओके, रूबेला में क्या होगा, कॉज अ वेसेस फीवर लीड टू द सीरियस बर्थ डिफेक्ट दैट प्रोसेस टू अनबर्न एनोमलीज। ओके, तो ये सारी मिलती जुलती डिसीज़ है। इसमें क्या क्या होगा, सारे में मिलते जुलते सिम्टम देखने मिलेगा, लेकिन रूबेला में एक चीज़ और दिखेगी, बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलेगा। MMR वैक्सीन में क्या होता है, देखिए, MMR वैक्सीन इज द वेरी इफेक्टिव विद द फॉलोइंग वेसेस ऑफ द प्रोटेक्शन 93% अगेंस्ट मीजल्स, 78% अगेंस्ट मम्स एंड 97% अगेंस्ट रूबेला। यानी कि ये सारी डिसीज़ में 90 से ऊपर है, सिर्फ मीजल्स में कम दिया है, लेकिन क्या है कि इसमें ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 75% तक आपको प्रोटेक्शन है। हर एक डिसीज़ के लिए अलग अलग दिया है। देखिए, मीजल्स में कितना दिया है, 93%, 78% किस में दिया है, मम्स में, एंड 97% रूबेला में प्रोटेक्शन मिलेगा इस वैक्सीन में। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए, CDC रिकमेंडेड द चिल्ड्रन रिसीविंग MMR वैक्सीन ऑफ 2 डोज। फर्स्ट डोज, अब इसके डोजेस कब कब दिए जाते हैं ये देखना है हमको। ओके, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, GNM वाले भी इजीली इसको एब्जॉर्ब कर सके और BSc वाले भी आसानी से समझ सके। ओके, चलिए, फर्स्ट डोज कब दिया जाता है, 12 to 15 मंथ में। सेकेंड डोज कब दिया जाता है, 4 to 6 ईयर में। ओके, इसके 2 डोज दिए जाते हैं, फर्स्ट डोज 12 to 15 मंथ। ओके, आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद रखनी है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों डोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पहला डोज क्या है, 12 to 15 मंथ, एंड सेकेंड डोज क्या है, 4 to 6 ईयर। नेक्स्ट, MMR वैक्सीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कीपिंग चाइल्ड फॉर द मिसिंग स्कूल एंड चिल्ड्रंस। नेक्स्ट क्या, लिमिटेड साइज, ड्यूरेशन एंड स्पीड द आउटब्रेक। ओके, नेक्स्ट क्या है, इससे प्रोटेक्शन क्या क्या होगा इस वैक्सीन से, प्रोटेक्शन पीपल हु कैन द वैक्सीनेशन सच एज द अनबॉर्न बेबीज एंड एनीवन वीकेन टू इम्यून सिस्टम। MMR वैक्सीन के आप देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। मैं आपको पूरा इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको समझ में आ जाए।
तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? हेडेक होगा, नोसिया होगी, वोमिटिंग होगी, स्वेलिंग ग्लाइंड होगा, स्पेशली लिम्फ नोड में स्वेलिंग मिलेगी देखने को। ओके, अब इससे क्या क्या कॉज हो सकते हैं देखिए। सीवियस एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा सीवियस एलर्जी होती है। ओके, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, चेंज इन हेयरिंग होगी, विज़न चेंज होंगे, डिफ़िकल्टी वॉकिंग होगी, ठीक है। बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेगा, इनरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलेगी और फीवर मस्ट कॉमन देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। इसके बाद में और क्या है, ज़्यादा ही सीवियर फॉर्म में चली गई तो क्या होगा, सीजर्स आने के भी चांसेस होते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू प्लेस द चिल्ड्रन विद द क्लेफ्ट पैलेट ड्यूरिंग द फीडिंग। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, हम भी आपको इसमें ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो अभी दिखा देते हैं, लेकिन जब भी ये टॉपिक आएगा तो हम इसको स्पेशली अलग से इसकी क्लास लेंगे। ओके, ऑप्शन ए प्रोन पोजीशन, ऑप्शन बी अपराइट पोजीशन, ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन डी साइडलाइन पोजीशन। राइट आंसर इज अपराइट पोजीशन, ठीक है। क्लेफ्ट लिप का इसमें दिया है, पोजीशंस का डायग्राम नहीं मिल पाया मुझे तो मैंने नहीं डाल पाई हूँ। देखिए इसमें क्लेफ्ट पैलेट का डायग्राम दिया हुआ है। A cleft palate is the birth defect that occurs when the tissue that form a roof of the mouth doesn't join together completely. क्लेफ्ट पैलेट है क्या? जब क्या होता है, टिश्यू आपस में नहीं ज्वाइंट हो पाते हैं उसको क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। ओके, अब ये ऑकर कैसे होगा? ड्यूरिंग टू 6 to 11 वीक ऑफ प्रेगनेंसी द टिश्यू दैट फॉर्म द प्लेट नॉर्मली ज्वाइन टुगेदर, इट डजंट हैपन इज कॉल्ड क्लेफ्ट पैलेट कैन अकर। ओके, 11 से 16 वीक में जब बच्चे का पैलेट बनता है तब क्या होगा, टिश्यू आपस में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तब ये कंडीशन उत्पन्न होती है। ओके, और ये कहाँ पे होती है? नेज़ल ओवल एंड नेज़ल कैविटी में। ओके, इसमें क्या जाएगा कि कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? क्लेफ्ट पैलेट कैन बी अफेक्टेड फ्रंट बैक बोथ पार्ट ऑफ द पैलेट। ओके, ये अंदर बाहर दोनों साइड में होता है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे? स्पीकिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, फूडिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ईयर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, हियरिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और टीथ इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या देखते हैं? A cleft lip palate is the usually treated by the surgery, but other treatment is the speech therapy. Dental care is also needed. Okay, क्या होगा? हम क्या करेंगे? इसमें सर्जरी करेंगे। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो क्लेफ्ट पैलेट में है, हम कौन सी सर्जरी करते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे? स्पीच थेरेपी करेंगे और डेंटल केयर देंगे। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। 5 साल की एज तक बच्चों में डेथ का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी डायरिया। राइट आंसर इज निमोनिया। अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। ओके, देखिए डायग्राम दिया हुआ है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं निमोनिया है क्या चीज़। Pneumonia is the lung infection that can be caused by the virus, bacteria and fungi. Symptoms include coughing, fever, rapid breathing, chest pain, vomiting, loss of appetite, wheezing, running, rainy and stuffy nose, headache and chills.
ओके, निमोनिया क्या है? एक लंग्स का इन्फेक्शन है। ये किसकी वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई की वजह से होता है। इसमें क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे? इसमें सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, रैपिड ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीजिंग, रनिंग रेनी एंड स्टफी नोज, हेडेक देखने को मिलेगा एंड चिल्स देखने को मिलेगा। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल pneumonia is appear quickly. Viral pneumonia symptom develop is slowly. ओके, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होगा उसके क्या होंगे? सिम्टम्स बहुत जल्दी दिखाई देंगे, लेकिन यदि वायरल है तो वायरल का तो आपको पता है कि वो 6 से 7 दिन लेता ही लेता है, तो स्लोली यानी कि उसके सिम्टम दिखने को थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होगा? एंटीबायोटिक के द्वारा ट्रीट किया जाएगा। और वायरल इन्फेक्शन, वायरल निमोनिया क्या होगा? वो अपने आप भी जा सकता है, और फिर कई बार यदि उसके सिम्टम बिगड़ गए तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ओके, अदर ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया क्या हो सकते हैं? इंक्रीज फ्लूइड इनटेक करना है, यूजिंग द कोल्ड मॉइस्ट ह्यूमिडिटी, यानी कि बच्चे को कोल्ड से बचाना है। ओके, यदि फीवर है तो फीवर का ट्रीटमेंट चलना चाहिए, डिस्कम्फर्ट से बचाना है उसको, मेडिकेशन ऑफ कफ करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली निमोनिया के पेशेंट को, बच्चे को नेबुलाइजेशन करवाना है। इट इज़ अ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, नेबुलाइजेशन। ओके, निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय द इम्यूनाइजेशन। आजकल निमोनिया की इम्यूनाइजेशन भी होने लगी है। एडुकेट न्यूट्रिशन, एड्रेसिंग इन्वायरमेंट फैक्टर्स। ओके, इन्वायरमेंट क्लीन रखना है, ह्यूमिडिटी बनाए रखना है। ठीक है, और क्या है? एडुकेट न्यूट्रिशन देना है। यदि बच्चा 1 साल से छोटा है या 2 साल तक है, माँ का दूध फीडिंग पे है तो फीडिंग प्रॉपरली करवानी है। यदि 6 महीने से ऊपर का है तो उसको एडिशनल फूड खाता है तो उसको प्रॉपर फूडिंग देनी है। ओके, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्डहुड एनीमिया? ऑप्शन ए विटामिन बी डिफिशियंसी, ऑप्शन बी आयरन डिफिशियंसी, ऑप्शन सी folate deficiency, option D thalassemia. Right answer is iodine deficiency. Okay, most common children caused by the anemia, iron deficiency. अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। ओके, iron deficiency in the children is a cause of anemia which can be lead to the number of symptoms including appearance. Okay, appearance में क्या आएगा? pale skin, lips, hands under the eyelids. Okay, क्या होगा? appearance में क्या होगा? पेल स्किन होगी, लिप्स हार्ड हो जाएंगे, और आईलिड्स क्या होंगे? अंदर चले जाएंगे। बिहेवियर में कौन कौन से चेंजेस आएंगे? ठीक है, इरिटेबिलिटी होगी, मूडनेस होगा, मूडीनेस होगा, और शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा। अब ये बच्चों की बात हो रही तो बच्चों में क्या होगा? चिड़चिड़ा। यदि अब बच्चा उसमें है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के साथ में लीड कर रहा है तो क्या होगा? बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, मूडी टाइप का हो जाएगा, कुछ बात को सुनना है कुछ बात को नहीं सुनना है, इस टाइप का होगा, और शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा। शॉर्ट टेम्पर मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा उसको। ठीक है, अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग में क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। ओके, हार्ट में क्या होगा? फास्ट हार्ट बीट होगी एंड हार्ट मम्बर होगा। ठीक है, हेडेक और डिजीनेस होगा। हेड में क्या होगा? हेडेक होगा और डिजीनेस होगा। टंग क्या होगी? सोरो एंड स्वेलन टंग होगी। ईटिंग में क्या होगा कि यूजुअली कॉविंग अनयूजुअल फूड लाइक डाइट एंड आइस, ईटिंग लॉस फूड। ओके, यानी कि सही प्रॉपर फूड नहीं खाएगा। डेवलपमेंट में क्या होगा? डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और इन्फेक्शन में क्या है? अब ऑब्वियसली मैंने कोई भी बोला ना, यदि कोई भी आप में हमारे में अंदर वीकनेस आती है या बच्चों के अंदर कोई वीकनेस आती है तो उसको इन्फेक्शन
जल्दी लगता है और सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ओके, चलिए अब इसमें सोर्स हम देख लेते हैं। आयरन रिच जो डाइट है वो यदि बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो उसको डाइट देना है, तो हम इसमें जितने में कहना चाहिए कि बच्चों की बात कर रहे हैं तो क्या क्या दे सकते हैं। यदि वो फीडिंग पे चल रहा है तो प्रॉपर मम्मी को खा के फीड कराना है बच्चे को। और यदि वो फूडिंग पे आ गया है, बच्चा फूड लेने लगा है, तो क्या क्या देंगे, मीट्स देंगे, ठीक है, फिश देंगे, लीफी ग्रीन्स देंगे। अब जो नॉनवेज नहीं खाता वो क्या क्या कर सकता है, लीफी ग्रीन्स जैसे स्पिंच हो गया, और क्या क्या मिलेगा, बीटरूट हो गया, कैरेट हो गया, इनमें मिलता है। बीटरूट में तो बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है। आयरन रिच डाइट्स दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, इसके साथ साथ विटामिन सी भी देना है। विटामिन सी किस लिए, कि विटामिन सी इज़ द रिचेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। ओके, यदि हम कोई भी आयरन ले रहे हैं, उसके साथ में सिट्रस फूड ले रहे हैं या विटामिन सी की कोई चीज़ खा रहे हैं, तो हमारे आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर रिस्क फॉर द सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SIDS। Option A, sleeping on the stomach. Option B, immunization. Option C, breastfeeding. Option D, proper welding. Right answer is option A, sleeping on the stomach। ये है क्या चीज़, क्या है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या है, इज द टर्म फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ बेबी अंडर द 1 year when the causes is unknown. It's also known as the curved death because many babies who are die of SIDS are found in their ribs. Okay, SIDS, the lead cause of death is between the 1 month of 1 year. Although it's caused by unknown, there are sleep steps in can take reduce the risk of इंक्लूडिंग। ओके, क्या है, SIDS है क्या, कि जब मोस्ट ऑफ द यकीन बच्चों में देखने को मिलेगा, बच्चे कौन से 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चों में ये देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा, अननोन कॉजेस होंगे, हमको पता ही नहीं होगा कि किस वजह से ऐसा हुआ है, बच्चे कैसे डेथ हो गया वो पता ही नहीं होगा, ठीक है। इससे यदि हम प्रिवेंशन करना चाहते हैं, यदि हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो हमको किस किस चीज़ से ध्यान देना चाहिए कि हम इस रिस्क को रिड्यूस कर सकें। चलिए, स्लीपिंग पोजीशन, जब भी हम बच्चे को सुलाते हैं तो उसकी पोजीशन श्योर करनी है कि कहीं उनके नेज़ल यानी कि नाक के ऊपर कपड़ा तो नहीं है, हमने पूरा तो बच्चे को नहीं ढक दिए, सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये सब चीज़ों का ध्यान हमको रखना है, ठीक है। सेफ सरफेस होना चाहिए, जहाँ पे हमने भी बच्चे को सुलाया है वो सरफेस सेफ है, फ्लैट है, ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। मैट्रेस सही है या नहीं है, वाटर बैग तो नहीं है कहीं, ठीक है। जो भी है यानी कि बच्चे को सुलाते समय की जो प्रिकॉशंस है वो हम करके हम इस डेथ को कम कर सकते हैं। इसका मतलब ही है कि बच्चा यदि सोते समय डेथ हो रही है तो किस वजह से हो रही है, अननोन कॉजेज़ है, तो हम क्या क्या चीज़ प्रिकॉशन में ला सकते हैं, हम वो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। बाइंडिंग क्या करना है, बाइंडिंग में क्या है कि हमको सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से यानी कि बेंडिंग, keep the soft object like pillow, surface, animals and blankets out of the baby sleep area। ओके, वही बता रहे कि बच्चों को एकदम से बच्चे के ऊपर कुछ भी नहीं ढकना है, आजू बाजू सॉफ्ट होनी चाहिए, जानवरों से बचाना है। ये पता होता है गांव में कई बार होता है ना कि बच्चे को बाहर सुला दिया, पता चला कुत्ता उठा के ले गया या कोई और जंगली जानवर ले गया, ये सब चीज़ें भी होती है। स्मोकिंग, प्रेगनेंसी के समय में स्मोकिंग नहीं करनी है, ओके। या फिर जब बच्चा हो जाता है उसके आसपास में भी स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर, बच्चे का टेम्परेचर चेक करते रहना चाहिए, ज़्यादा यानी कि हॉट तो नहीं है, या भी बच्चे का खुद का टेम्परेचर और बच्चे के रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ठीक है। शेयरिंग द बेड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये है क्या चीज़। यानी कि इसमें मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि बच्चे जो 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चे हैं उनकी डेथ को प्रिवेंट करने के लिए जो जो भी मेजरमेंट यूज़ किए जाते हैं या फिर जो भी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड विथ परसिस्टेंट कफ, weight loss and night sweating might be suffering from option A tuberculosis, option B asthma, option C cystic fibrosis, option D pneumonia. It is a classical symptom of the tuberculosis. Okay, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस है क्या चीज़, चलिए देख लेते हैं। Tuberculosis in the children is a bacterial infection that can cause range of symptoms. Okay, ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? कफिंग होगी, स्पेशली प्रोड्यूस कफ लास्ट मोर देन 3 वीक। 3 वीक से ज़्यादा यदि कफिंग हो रही है तब आप ट्यूबरक्लोसिस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? फीवर होगा। इसके सारे सिम्टम देखिए, सिम्टम में जो है ये एडल्ट में भी सेम आएंगे, बच्चों में भी सेम आएंगे। तो आपको अलग से इसमें यदि हम बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी एडल्ट के लिए भी हो रहा है। ठीक है, फीवर है, वेट लॉस है, फटीग है, नाइट स्वेटिंग है, फीलिंग सिक एंड वेल है, वीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, पेन इन चेस्ट होगा, ब्लड इन स्पूटम होगा, स्वेलन ग्लाइंड होगी और चिल्स होगा। ये सारे क्या है? सिम्टम है। ठीक है, TB can affect the part of the body but usually affect the lungs. However, some children with TB have no symptom at all. Okay, कभी कभी क्या है हम लोगों को सिम्टम दिखाई भी नहीं देते हैं और ये क्या है, सभी पार्ट्स में कुछ ना कुछ सिम्टम छोड़ता भी है। ये है, ऐसा है। टीबी में क्या होगा? नेक्स्ट की चीज़ क्या होगी? कफिंग होगी, स्नीज होगा, स्पीक साइन होगा। ये जो शॉर्ट टर्म है ना, जब शुरू में लगने वाला होता है इन्फेक्शन तब ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? कि डायग्नोसिस में हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, स्पूटम टेस्ट करेंगे। ठीक है, चाइल्ड ओवर 2 वीक है तो उसमें क्या करेंगे हम? 1 वीक मेडिसिन एंड सीवियर मंथ डेली मेडिसिन। ओके, यदि बच्चा 2 साल से क्या कहते हैं 2 साल का है, 2 साल से ऊपर का है तो हम क्या करेंगे उसमें? ट्रीट विथ 1 वीकली मेडिसिन एंड सीवियर मंथ डेली। अब ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस कन्फर्म हो गई है तो 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो हम क्या करेंगे? उसको 1 वीक मेडिसिन देंगे। उसके बाद में फिर सीवियर मंथ कुछ महीनों तक उसका डॉट्स थेरेपी भी चल सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आपको आई होप आपको ये ट्यूबरक्लोसिस कंफर्म हो गया। इसकी डायग्नोसिस पूछ सकते हैं कि डायग्नोसिस कैसे क्या क्या करेंगे? तो क्या है? चेस्ट एक्सरे करेंगे, स्पूटम टेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है? तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों दिए हुए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज कंसिडर द टोडलर ग्रुप? अब देखिए इसमें एज का दिया हुआ है कि कौन से में कौन सी एज में क्या क्या कहते हैं। तो टोडलर किसको बोलेंगे? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 0 to 2 days, ऑप्शन बी 1 to 3 days, ऑप्शन सी 28 days to 1 year, ऑप्शन डी 3 to 6 year. राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 to 3 year। इसमें क्या है? पूरा एज के अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। देखिए इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट दिया हुआ है। यदि बच्चा फर्स्ट ईयर का है, इन फर्स्ट ईयर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू फर्स्ट बर्थडे क्या कहलाएगा? इन्फेंसी पीरियड कहलाएगा। इस पीरियड को क्या बोलेंगे? इन्फेंसी पीरियड। एज ऑफ 1 to 3 year when children learn walk, running and climbing। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि 1 to 3 year का बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो इस पीरियड में बच्चा क्या करेगा? इसको बोलते क्या है? टोडलर। और करता क्या है? वॉकिंग, रनिंग एंड क्लम्बिंग। अब इसके बाद में आएगा प्री स्कूलर।
3 to 5 ईयर ऑफ एज बच्चा क्या कहलाता है? प्री स्कूलर। इसमें क्या होता है? बच्चा क्या क्या सीखता है? फिजिकल एक्टिविटी सीखता है, कॉग्निटिव एक्टिविटी सीखता है, सोशल इमोशनल स्किल सीखता है। ठीक है, यानी कि दूसरों बच्चों के साथ खेलना सीखेगा, एडजस्टमेंट सीखेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्कूल एज। स्कूल एज में क्या होता है? 15 से 17 साल के बच्चे आते हैं। ओके, अब उसके बाद में कौन सी स्टेज आएगी? एडोलसेंट स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होगा? एट द टाइम ऑफ ड्रामेटिक फिजिकल चेंजेस मेक अप प्यूबर्टी सेक्सुअल maturation. It is also a time of cognitive changes. It make adolescent beginning to think about abstract concepts. Okay, एडोलसेंट एज क्या है? ये सबसे खतरनाक स्टेज मानी जाती है। इसमें क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बच्चों में फिज़िकली भी चेंज आता है और मेंटली भी चेंज आता है। फिज़िकली चेंज आएगा कैसे कि कहना चाहिए कि सेक्सुअल मैच्योरेशन आएगा, प्यूबर्टी चालू हो जाती है इसी एज से। और क्या है? बच्चे ट्रस्ट और बच्चों को क्या होता है कि थिंकिंग होती है कि फ्यूचर ओरिएंटेड होने लगते हैं इसी एज से। ठीक है, और कई सारे ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी उनके दिमाग में चलने लगते हैं। सो गाइस, ये थे ए पीरियड और एज, और इनको क्या क्या कहते हैं और किस किस एज में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ a baby born with the weight of is 2.8 kg, then it means baby is LBW, low birth weight baby. Option B, very low birth weight baby. Option C, small for that. Option D, normal birth weight baby. Right answer is option D, normal birth weight baby. अब देखिए इसमें कितने कितने वेट में क्या क्या बोलेंगे। यदि बेबी लो बर्थ वेट बेबी कौन सा कहलाएगा? लेस देन 250 ग्राम से कम का बच्चा है तो क्या कहलाएगा? वो लो बर्थ वेट बेबी। यदि 250 से कम है, ठीक है, तो लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। नॉर्मल बीइंग वेट बेबी कितना कहलाएगा? 2.2 kg 500 ग्राम टू 4 kg 499 ग्राम। ओके, इसके बीच का बच्चा क्या होगा? नॉर्मल कहलाएगा। वैसे जनरली इंडिया में 3.5 तक ही लिया जाता है, लेकिन यदि हम ओवरऑल बात करें तो 4.5 kg तक के भी बच्चे होते हैं, नॉर्मल में ही गिने जाते हैं। हमारे इंडिया में 3.5-4 kg सफिशियंट है। हाई बर्थ वेट बेबी मतलब क्या होगा? मोर देन वही हाई बर्थ वेट बेबी कहाँ क्या बात करेगा? क्या कौन कौन से बर्थ आते हैं? जो 4.5 किलो से भी ज़्यादा के होते हैं। 4.500 ग्राम से भी ज़्यादा के वेट के बच्चे क्या कहलाएंगे? हाई बर्थ वेट बेबी कहलाएंगे। ठीक है, हमारे इंडिया में देखने को मिलेगा मुश्किल से 4 kg या 4.5 kg, लेकिन फॉरेन में काफ़ी बड़े होते हैं और ये हाई बर्थ वेट बेबी होते हैं। वेरी लो बर्थ वेट बेबी कौन से कहलाएंगे? लेस देन 1500 ग्राम के बेबी क्या कहलाएंगे? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। एंड मॉडरेट लो बर्थ वेट बेबी क्या कहलाएंगे? यानी कि 1.5 kg से लेके 2.5 kg तक के बच्चे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। यदि कोई भी वेट पूछता है तो आप बता देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट विथ laryngitis treatment symptomatically for 2 weeks, but he still experiencing hoarseness or persistent hoarseness may be associated with। आपको ये पता होना चाहिए कि persistent hoarseness किस चीज़ का क्लासिकल साइन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी लेरिंजियल कैंसर, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। It is a very important question. Hoarseness of voice is the classical symptom of laryngeal cancer. Okay. Laryngeal cancer is the type of throat cancer. Okay. क्या है? laryngeal cancer is the type of throat cancer. It occurs through malignant cell from the larynx, also known as the voice box. Okay,
The larynx are a part of respiratory system located is the exchange of the windpipe to help the breathing and spoken. लेविंजियल कैंसर क्या है? मैलिग्नेंसी है काय में, लेरिंग्स में जब मैलिग्नेंसी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? लेविंजियल कैंसर कहते हैं. इज ऑल्सो नोन एज क्या है? वॉइस बॉक्स का कैंसर भी कहा जाता है. इसमें सबसे ज़्यादा ये क्या होगा? लेरिंग्स किस चीज़ का होता है? विंड पाइप में लगा होता है. और क्या होगा? क्या ब्रीथिंग और स्पीकिंग में ये हेल्प करता है. ओके, अब सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे लेविंजियल कैंसर में? सबसे तो क्लासिकल साइंस तो है ही, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. उसके बाद में क्या आएगा? लंप इन नेक. नेक में क्या होगा? लंप देखने को मिलेगा. अब मैलिग्नेंसी होगी तो कहीं ना कहीं तो लंप देखने को मिलेगा ही ना. उसके बाद में सो थ्रोट डजंट इम्प्रूव. ओके, नेक्स्ट फीलिंग दैट सम टाइम इज स्टक एंड थ्रो इन द थ्रोट. ओके, क्या लगेगा? थ्रोट स्टक लगने लगेगा. उसके बाद में क्या है? परसिस्टेंट कफ रहेगा. अब इसमें बात हो रही है लैरिंक्स फेरिंक्स की, रिस्पिरेटरी सिस्टम की, तो कफिंग तो देखने मिलेगी ही. हाई पिच वीजिंग साउंड इन स्ट्राइडर. ओके, या मोटी मोटी सी आवाज़ आने लगेगी. ठीक है, वो भी हाई पिच रहेगी. बेड ब्रेथ यानी कि जब वो सांस लेगा तो गंदी बदबू जैसे आने लगेगी. डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग होगी. सम रिस्क फैक्टर क्या होंगे? इसमें किस किस वजह से होता है लेरिंक्स का कैंसर? क्या है? टोबैको यूज़ से होगा, हेवी अल्कोहल कंजप्शन से होगा, एसिड रिफ्लेक्स से होगा, ह्यूमन एक्सपोजर ऑफ पैपिलोमा वायरस HPV के वायरस के एक्सपोजर में आने से होगा. नेक्स्ट क्या है? वीकेंड इम्यून सिस्टम से होगा. जिन बंदे का इम्यून सिस्टम, यदि एक बात याद रखिए, यदि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो हमको यही नहीं बाकी सारी भी बीमारियां लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? रिस्क फैक्टर है. इसीलिए बोलते हैं तंबाकू नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए. और सम टाइम आप बताइए, मैं चुप, वायरस के इन्फेक्शन में जो आ जाता है उसको हो जाता है, वीकेंड इम्यून सिस्टम की वजह से होता है. ये सारे क्या है? हमारे रिस्क फैक्टर है. ओके, अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट तो एक सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, बायोप्सी होगी. और डायग्नोसिस कैसे करेंगे? थ्रोट टेस्ट करेंगे. ठीक है, इसमें बायोप्सी तो करेंगे साथ में सबसे पहला टेस्ट होता है थ्रोट एंड नेक की टेस्टिंग होगी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको ये समझ में आ गया हो अच्छे से. आफ्टर द बर्थ द नॉर्मल न्यूनेट इन द डक्टस आर्टियोसिस बिकम. ऑप्शन ए लिगामेंटम आर्टियोसिस, ऑप्शन बी लिगामेंट्स विनोजम, ऑप्शन सी लिगामेंट अम्लाइकस. राइट आंसर इज ऑप्शन ए लिगामेंटस आर्टियोसम. चलिए देख लेते हैं ये है क्या क्या चीज़. डक्टस आर्टियोसिस बिकम द लिगामेंट आर्टियोजम आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. जब बच्चा हो जाता है, पैदा हो जाता है, उसके बाद में आपने देखे होंगे कि जो उसके अम्लाइकस होती है, जहाँ से उसका खाना जाता है, तो अब यही पूछा है कि उसमें क्या होती है? 2 आर्टरी और 1 वेन होती है. हमने यही पढ़ा था. तो अब वो क्या हो जाती है? यानी कि उस समय डक्टस आर्टियोसिस किस में चेंज हो जाती है? लिगामेंटम आर्टियोजम में कन्वर्ट हो जाती है. इसके साथ साथ क्या होगा? डक्टस विनोसम क्या होगा? डक्टस विनोसिस काय में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 आर्टरी होती, 1 वेन होती, हमने ये पढ़ा था. तो अब आर्टरी तो उसमें कन्वर्ट हो गई, तो वेन काय में होगी? लिगामेंटम विनोसम में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एल्कोहलिज्म विच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर मेथड इन यूज्ड. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस हिसाब से भी कि आपकी जनरल लाइफ में भी यदि आप किसी को देखते हैं तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, ऑप्शन ए CAGE कैज, ऑप्शन बी PET पेट, ऑप्शन सी MMSE मेस, ऑप्शन डी ऑल. राइट आंसर इज कैज.
cage questionnaire is used फॉर द एल्कोहलिज्म पेशेंट। जो एल्कोहलिज्म के पेशेंट होते हैं, जो अल्कोहल एब्यूज़ पेशेंट होते हैं, उनके लिए जो क्वेश्चन अरेंज किया जाता है, आप देखना जितने भी अल्कोहल कंज्यूम करने वाले पेशेंट हैं, उनका जब ट्रीटमेंट चलता है तब उनके लिए कुछ क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, उसी को कैज कहा जाता है। ओके, चलिए तो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं देख लेते हैं। हाउ यू ever felt that you out to see means cut down the your drink। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, डू यू गेट annoyed by criticism of your drink। डू यू एवर फील गिल्टी अबाउट योर ड्रिंक। ऑप्शन डी क्या है, डू यू एवर टेक एन योवी मॉर्निंग ड्रिंक टू गेट द डे स्टार्ट और गेट द वाइड हैंगओवर। ओके, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, यदि आपकी ड्रिंक में कट डाउन कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, यदि आप यानी कि आपको पीने के लिए क्रिटिसाइज़ करेंगे तो बताइए आपको कैसा लगेगा। आपको सब लोग बोलेंगे ये तो पीते ही रहता है हमेशा, ऐसा है वैसा है, कुछ बोलेंगे तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। और आप फिर अकेले रहने लगोगे, फिर और उसको क्या क्या बोलेंगे, क्या आपको पीने से गिल्टी फील नहीं होता है, और क्या बोलते हैं कि यदि तुम रात को पीते हो तो सुबह तुमको हैंगओवर नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो किए जाते हैं या फिर बताए जाते हैं या समझाए जाते हैं या पूछे जाते हैं, आप जो भी बोल सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन के रूप में ले लो या तो फिर उसको समझाने के हिसाब से ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या मेथड यूज होगी, कैच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the uterus become boggy after 1 hours of delivery in initial response of the midwife, would you be। ये क्वेश्चन हमने पहले भी एक बार रिवाइज कर लिया है, चलिए लेकिन आगे तो भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए चेक द बीपी, ऑप्शन बी नोटिफाइंग द फिजिशियन, ऑप्शन सी ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ऑप्शन डी मसाज ऑफ द यूटरस। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, मसाज ऑफ द यूटरस। चलिए, बॉगी यूटरस है क्या चीज़, बॉगी यूटरस क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, यूट्राइन एटॉनी होगा, तो हम सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तब हम क्या करते हैं कि यूट्राइन मसाज देते हैं, किस लिए कि आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए। यदि यूट्रस के अंदर कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट रह गया है तो हम उसको पुश आउट बाहर करने के लिए यूट्राइन मसाज देते हैं। क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथ से एब्डोमेन पे प्रेस करेंगे, तो उसी को क्या बोली जाती है, यूट्राइन मसाज, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूट्रस दैट फील सॉफ्ट एंड स्पंजी लार्ज देन द नॉर्मल, एक्सेसिव पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, लो ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट, बैक पेन। ओके, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस है डिलीवरी की। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस की कम करने के लिए क्या देते हैं हम लोग, यूटोटोनिक एजेंट देते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, पिटोसिन कहते हैं जिसको, ये सब दिए जाते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है एटोनी ऑफ यूट्रस की, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्या है, यूट्राइन मसाज, फंडल मसाज जिसको बोलते हैं या यूट्राइन मसाज कहते हैं, वही क्वेश्चन जो चल रहा है। नेक्स्ट करेंगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, इंटरवीनसली फ्लूइड चढ़ाएंगे। ये देखिए फंडस मसाज इस तरीके से दी जाती है ताकि सारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द सुरक्षा क्लिनिक लॉन्च्ड, सुरक्षा क्लिनिक लॉन्च, सुरक्षा क्लिनिक है क्या भाई, चलिए देख लेते हैं आगे। ऑप्शन साहब, ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 2001।
राइट आंसर इज 1992। सुरक्षा क्लिनिक है क्या चीज़? सुरक्षा क्लिनिक वो क्लिनिक है जो स्पेशली एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने की एड्स कंट्रोल करने के लिए खोला गया था। ओके, डायग्नोज द STI RTI क्लिनिक। ओके, ये क्या है? एक प्रकार की चैन है सुरक्षा क्लिनिक, जो दिस क्लिनिक आर established by the National AIDS Control Organization for the better health service and for the prevention of the HIV AIDS। ओके, मैंने पहले ही आपको बताया क्या है कि ये सुरक्षा क्लिनिक जो है वो HIV एड्स को कंट्रोल करने के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए खोला गया था। और कब खोला गया था? 1992 में। कब? HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया के तहत खोला गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर के द्वारा ये खोला गया था। इसकी ये वेबसाइट है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, और यदि इसमें भी आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको किस टॉपिक में और अच्छी क्लासेस चाहिए, तो वो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आने वाले जितनी भी एग्ज़ाम है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपके आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।